उस दिन शाही शेर हमारी 5वीं रैंक के सरदार से मिला, जिनकी हमारा चिरंजीवी कबीला बहुत इज्जत करता है। शाही शेर और हमारे सरदार काफी देर तक हंसते हुए बात करते रहे। तभी शाही शेर ने उनसे सतरंगा आजूफल के बारे में बात की। शाही शेर को वो फल शाही जूनियर के इलाज के लिए चाहिए था। शाही जूनियर के जादू का बुरा असर उसकी बीमारी का कारण था, इसीलिए शाही शेर लंबे समय से उसके लिए दवाइयां ढूंढ रहा था। सतरंगा आजूफल हमारे लिए बहुत ही कीमती खजाना है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता है। इसे हमारे बहुत से पूर्वजों ने मिलकर ढूंढा था और वो इसे दिव्य दवाई मानते थे। धीरे धीरे इसके इलाज करने की ताकत बढ़ती गई और एक समय के बाद सतरंगा आजूफल जादू बिगड़ने से होने वाले नुकसान की भरपाई के काम भी आने लगा। सबसे अजीब बात यह थी कि हमें भी ठीक ढंग से नहीं पता था कि सतरंगा आजूफल और क्या क्या कर सकता है। चीरकाल ने राज को पूरी कहानी सुनाते हुए कहा। राज को नहीं पता था कि चीरकाल उसे ये सब कहानी क्यों सुना रहा था। हालांकि ये कहानी शाही शेर के बारे में थी, इसलिए राज चुपचाप कहानी सुनता रहा। इसके बाद शाही शेर ने हमसे सतरंगा आजूफल देने को कहा, जिसके बदले में वो बेशकीमती जादुई खजाना देने को तैयार था। हमारे सरदार ने उसे मना कर दिया क्योंकि सतरंगा आजूफल हम चिरंजीवी कबीले वालों के लिए बहुत पवित्र है। हमारे सरदार को नहीं लगता था कि इसमें जादू बिगड़ने के नुकसान को ठीक करने की काबिलियत है, इसीलिए इसे देना किसी भी काम का सौदा नहीं था। शाही शेर ने भी इस मामले में फिर जबरदस्ती नहीं की और अपने साथी के साथ चिरंजीवी कबीला छोड़कर चला गया। इतना कहते कहते चीरकाल रुक गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। हालांकि जो किसी ने भी नहीं सोचा था वो उस रात हुआ। शाही शेर ने चिरंजीवी कबीले पर धावा बोल दिया और हमारे 18 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया। इसके अलावा उसने सतरंगा आजूफल भी चुरा लिया। चीरकाल ने भौं ऊपर करके कहा। राज ने भी जब चीरकाल की आखिरी बात सुनी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। राज उस हत्यारे के बारे में सोचने लगा जो शाही जूनियर की हत्या करने आया था। वो जानता था कि शाही शेर और चिरंजीवी कबीले के बीच की इस दुश्मनी का कारण कोई तीसरा ही था, जिसने ये दुश्मनी का बीज बोया था। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप पक्के तौर पर ये बात कह सकते हैं कि जिसने चिरंजीवी कबीले पर हमला बोला वो वाकई शाही शेर ही था? राज ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। हाँ, मैं पूरे विश्वास से ये बात कह सकता हूँ। उस रात हमारे कबीले के सबसे ताकतवर योद्धा चीरकारी और 30 लोगों को कबीले के गुप्त मैदानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। तभी वहां शाही शेर आ गया और तलवार के एक ही हमले से उसने चीरकारी और 18 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया। मेरे कबीले के लोगों ने खुद उसे वहां देखा है और उसकी तलवार की कला को सभी पहचानते हैं, चीरकाल ने समझाते हुए कहा। चीरकाल की बात सुनकर राज हैरान रह गया। चीरकाल की बात में ऐसी कई चीजें थी जिन पर शक किया जा सकता था। राज समझ भी नहीं पा रहा था कि वो कहां से समझना शुरू करें। मुझे लगता है कि तुम्हारी शाही कबीले की वारिस से दोस्ती है, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि तुम शाही शेर और चिरंजीवी कबीले की दुश्मनी में बीच में नहीं आओगे, चीरकाल ने कहा। साफ तौर पर चीरकाल यही कहना चाहता था कि राज को दूसरे के फट्टे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मुझे तुम लोगों और सीनियर शाही शेर के बीच की दुश्मनी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए मुझे इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। हालांकि आज से कुछ ही दिन पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में तुम्हें जानना चाहिए। जब चिरंजीवी कबीले के अंकल शाही जूनियर को पकड़ने आए और नाकामयाब होकर भाग गए, उसके कुछ ही समय बाद एक हत्यारा शाही जूनियर को मारने आया था। अगर मैं वहां ना होता तो शाही जूनियर अब तक मर चुकी होती। थोड़ी देर सोचने के बाद राज ने कहा। इसके बाद राज चुप हो गया और उसने इस बात को समझाना बेहतर नहीं समझा। राज की बात सुनकर चीरकाल ने अपनी भौहें उठा ली और गहरी सोच में डूब गया। चंद्र कबीला अपनी जगह को छोड़कर गंगा की घाटी में आ चुका था। इसके बाद सभी शिष्य कबीले की सुरक्षा के लिए एक भव्य तरीके से खड़े हो गए। यह तरीका हाईग्रीव ने काफी सोच समझकर बनाया था। इसे संपूर्ण सुरक्षा विधि के नाम से जाना जाता था।
जो कि कुछ थोड़े समय के लिए चंद्र कबीले के शिष्यों की लड़ने की ताकत को 2 गुना बढ़ा देती थी। जब सब कुछ ठीक तरह से खत्म हो गया तो हयग्रीव चंद्र कबीले के सरदार सहस्त्रबाहु को सारी खबर देने के लिए चला गया। इसके बाद हयग्रीव गंगा घाटी के अपने घर में वापस आ गया। उसके रहने की जगह एकदम साफ थी, जिसमें बांस का एक छोटा सा पौधा लगा था। जैसे ही हयग्रीव घर के अंदर घुसा, उसने कवच सुरक्षा एक्टिवेट कर दी, जो कि जासूसी करने वालों से कुछ समय के लिए बचा सकती थी। इतने में ही हयग्रीव का दायां हाथ फड़कने लगा और उसके हाथ के नीचे से एक काले धुएं के तौर पर अलगू बाहर आ गया। अलगू ने अजीब ढंग से हंसना शुरू कर दिया। ठीक इसी समय बांस का पौधा भी कांपने लगा। शाही जूनियर को मारने का मिशन नाकामयाब हो गया। उस बांस के पौधे से रोबोट की जैसी मशीनी आवाज सुनाई दी। हाँ, वो नाकामयाब हो गया, जो कि बहुत ही दुख की बात है। यहाँ तक कि खूनी तलवार का तिलिस्म भी शाही शेर की वारिस को नहीं मार पाया। मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कबीले के नए जादूगरों को मारना भी आसान काम नहीं है। हयग्रीव ने अपनी तलवार पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत ही परेशानी भरा है। अब हम शाही शेर को झांसा देकर चिरंजीवी कबीले से कैसे लड़वाएंगे? बांस के पौधे से निराशा भरी आवाज सुनाई दी। हमने शुरू से ही सोच कर रखा था। खैर, अगर चिरंजीवी कबीले ने चंद्र कबीले पर हमला भी किया तो भी हम कामयाबी हासिल करके ही रहेंगे। अलगू ने अजीब ढंग से हंसते हुए कहा, तुम दोनों तो बहुत ही निश्चिंत हो, जबकि मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन इससे हमें कुछ बेहतर ही मिलेगा। हमारा अगला प्लान शाही जूनियर को जिंदा पकड़ना है ना? अगर ऐसा नहीं है तो हम कभी भी शाही शेर को झांसा नहीं दे पाएंगे। बांस के पौधे से आवाज आई। शैतानी जादूगर अलगू खुद शाही कबीले की वारिस को पकड़ने गया है। मैंने भी शाही शेर के बंदोबस्त के लिए किसी को भेजा है। अलगू, तुम कामयाब हो गए होंगे, है ना? हयग्रीव ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा। वो मैं कैसे बताऊं? एक बड़े से कुत्ते के कारण मैंने गलत आदमी को पकड़ लिया। तुम सभी को पता ही है कि मुझे तो इंसान और बंदर भी एक जैसे ही दिखते हैं। फिर मैं सही और गलत में फैसला भी कैसे कर पाता? अलगू के बहरूपिया ने कुछ देर रुककर कहा। इसका मतलब हमारा दूसरा प्लान भी नाकामयाब हो गया। बांस के पौधे से खिल्ली उड़ाने के जैसी आवाज आई। ये पूरी तरह से नाकामयाबी के तौर पर नहीं गिना जा सकता। हमें बस शाही जूनियर के खिलाफ कुछ भी करने की जरूरत थी। भले ही हम शाही जूनियर को पकड़ नहीं पाए, लेकिन इसके बावजूद भी शाही शेर चंद्र कबीले से बदला लेने के लिए जरूर आएगा। अगर शाही शेर खुद यहाँ नहीं आया तो मैं खुद उसे झांसा देकर यहाँ लाऊंगा। अलगू ने दांत पीसते हुए कहा। ये तुमने खुद ही कहा है, हमने तुमसे ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा। अब मौका आने पर अपनी बात से पलटना मत, भले ही शाही शेर तुम्हें अपनी तलवार से बीच में से क्यों ना काट दे। बांस के पौधे से हंसने की आवाज आई। हाँ, चिंता मत करो, मेरा काम करने का अपना तरीका है। अलगू ने हंसकर कहा। इस बीच हयग्रीव एक कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बिखरी हुई थी। तो हम अभी भी अपने दूसरे प्लान को ही फॉलो करेंगे। अब सबसे पहले चिरंजीवी कबीले के लोगों को झांसा देकर यहाँ लाओ, फिर उन्हें थोड़ा हमारे संपूर्ण सुरक्षा विधि का मजा चखने दो, जिसमें मैंने हाल ही में कुछ बदलाव किए हैं। इससे हमारे चंद्र कबीले के लोगों का हौसला भी बढ़ेगा। वैसे भी उन्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आगे उनका सामना एक बहुत ही ताकतवर जादूगर शाही शेर से होने वाला है। हयग्रीव ने कहा। ठीक है, मुझे चिरंजीवी कबीले वालों को झांसा देने का तरीका पता है। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो हम उनके बहुत से लोगों को मार गिराएंगे। उनके सरदार को हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि वो अपने कबीले वापस लौटकर अपनी मौत की थोड़ी तैयारी कर पाएं। इतने में हम चिरंजीवी कबीले के रहस्य को हासिल कर लेंगे। बांस के पौधे से आवाज आई। हाँ, हमें जल्द ही काम पर लग जाना चाहिए।
हमें ये सब शाही शेर के आने के पहले ही करना होगा। अब चिरंजीवी कबीले वालों का गंगा घाटी में आने का वक्त हो चुका है। हाईग्रीव ने सिर हिलाकर कहा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं अभी तैयारी शुरू करता हूँ। बांस के पौधे से आवाज आई। सही कहा। भले ही मैं शाही कबीले की वारिस शाही जूनियर को पकड़ नहीं पाया, लेकिन रास्ते में मेरी मुलाकात चिरंजीवी कबीले वालों से हुई थी। उनमें से किसी का नाम चिरस्थाई था। मुझे लगा कि उसकी चिरंजीवी कबीले में काफी बखत थी। मैंने सोचा कि वो हमारे कुछ न कुछ काम तो जरूर आ सकता है, इसीलिए मैं उसे उठा लाया। अलगू ने अजीब हंसी हंसकर कहा। चिरंजीवी कबीले का चिरस्थाई? अगर ये वाकई वही है जिसका मैं सोच रहा हूँ, तो वो हमारे काम आ सकता है। अभी उसे जिंदा रखना। बांस के पौधे से आवाज आई। ठीक है, तो हम अलग अलग काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ बेहतर ढंग से हो जाए। हाईग्रीव ने खड़े होकर कहा। सब अच्छा ही होगा। अलगू ने हंसकर कहा। हम कामयाब जरूर होंगे, बांस के पौधे ने कहा, और अचानक वो फिर से कांप कर शांत हो गया। अलगू का बहरूपिया फिर से हाईग्रीव के हाथ में घुसकर गायब हो गया। इसके बाद हाईग्रीव ने सुरक्षा कवच बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर से सहस्त्रबाहु के पास चला गया। हमेशा की तरह इस बार भी सहस्त्रबाहु बर्फ से बनी कुर्सी पर बैठा था और सतरंगा अजूफल को घूर रहा था। हाईग्रीव जी, क्या दूसरा प्लान शुरू हो गया? हाईग्रीव को देखकर सहस्त्रबाहु की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, जी सरदार, मैंने अभी अभी चिरंजीवी कबीले में अपने जासूस से बात की है। उसने सभी को यही बता दिया है कि शाही शेर और सतरंगा आजूफल दोनों चंद्र कबीले में हैं। अब हमें चिरंजीवी कबीले को ठिकाने लगाने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। जब ऐसा हो जाएगा तो हमारा जासूस चिरंजीवी कबीले से सारी जानकारी और सतरंगा आजूफल के इस्तेमाल करने का तरीका निकाल लेगा। इसके बाद इतने सालों से बुरे जादू का जो असर हमारे सरदार को घेर रखा है, वो खत्म हो जाएगा। हाईग्रीव ने सिर हिलाकर कहा। अगर ऐसा ही है तो बहुत ही बढ़िया है। सहस्त्रबाहु ने गहरी सांस लेकर कहा। वो बुरे जादू के असर के कारण दिन रात आग में तप रहा था। ऐसे में उसके ठीक होने की थोड़ी सी भी उम्मीद को वो छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन काफी दुख की बात है कि अगर हमारा पहला प्लान ही काम कर जाता तो हमें कभी भी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमने अभी तक शाही शेर की शक्तियों का इस्तेमाल करके चिरंजीवी कबीले को मसल दिया होता, और इतने में हमारा जासूस चिरंजीवी कबीले के सारे रहस्य निकाल कर ले आता। सहस्त्रबाहु ने गहरी सांस लेकर कहा, हम बस काम कर सकते हैं, बाकी कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता। हाईग्रीव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने सच कहा, लेकिन हमें फिर भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि अगली बार हमारे हाथ में कुछ भी बचेगा। सहस्त्रबाहु ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा। इसके जवाब में हाईग्रीव ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। सब कुछ मेरे हाथ में है। अब कोई भी मुझे कामयाब होने से नहीं रोक सकता। हाईग्रीव ने मन ही मन सोचा। चीरकारी जी आ गए? चिरंजीवी कबीले के एक आदमी ने कहा। थोड़ी दूरी पर चिरंजीवी कबीले के नीले कपड़े पहनकर रोशनी पर चलते हुए कोई आगे बढ़ रहा था। आखिर चिरंजीवी कबीले में कौन जासूसी कर रहा था? क्या चिरंजीवी कबीले वालों की साजिश कामयाब हो जाएगी? अभी अभी जो आया था वो चिरंजीवी कबीले का सबसे ताकतवर योद्धा चीरकारी था। उसमें पैदाइशी हुनर मौजूद था। भले ही उसकी जादूगरी की टेक्निक काफी आम थी, लेकिन उनकी मदद से भी वो चौथी रैंक का जादूगर बन चुका था। जब वो वहां आया तो उसके पैरों के नीचे रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो अपनी जगह पर रुका तो वो रोशनी लकड़ी की एक छोटी सी तलवार में बदलकर उसके हाथ में आ गई। ऐसा करके वो जमीन पर उतर गया। चीरकारी जी, हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। चिरस्थाई को कोई उठाकर ले गया। चीर जीवा भी उनके पीछे गई हैं और हम अभी उससे संपर्क भी नहीं साध पा रहे हैं। इसके अलावा हम जिसे पकड़ने की योजना बना रहे थे, उस शाही जूनियर के बारे में भी हमारे पास कोई खबर नहीं है। अब हम क्या करें?
चिरंजीवी कबीले के एक आदमी ने कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। चिरस्त, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं। मुझे अभी हमारे सरदार से खबर मिली है। सरदार को शाही शेर की जगह का पता चला है और सुनने में आया है कि शाही शेर घाटी इलाके की तरफ गया है। वहां कोई चंद्र कबीला मौजूद है। हमारे सरदार ने कबीला रक्षक जादुई खजाना निकाल दिया है और हमारे कबीले की सबसे ताकतवर चीज पहले ही घाटी इलाके में पहुंच चुकी है। इस बार हम उस शाही शेर से उसकी हरकतों की गवाही लेकर रहेंगे। मुझे लगता है कि चीर स्थाई को भी वहीं ले जाया गया है। हम जब घाटी के सफर पर निकलेंगे तो उसे भी बचा लेंगे। चीरकारी ने कहा। शाही शेर घाटी की तरफ गए हैं? राज ने शक करते हुए सोचा। मुझे तो अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही कि उन्होंने चीरस्थाई को क्यों पकड़ा। चिरस्त ने पूछा। असल में चिरस्त का चीरस्थाई से काफी गहरा रिश्ता था, इसीलिए वो चीरस्थाई के जाने पर इतना उदास था। शाही कबीले के शाही शेर का लक्ष्य था कि वो सतरंगा आजूफल हासिल कर पाए, लेकिन सतरंगा आजूफल इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसे जरूर इसके इस्तेमाल की विधि हमारे चिरंजीवी कबीले से ही जाननी होगी, इसीलिए उसने चीरस्थाई को उठवा लिया होगा। चीरकारी ने धीमी आवाज में बताया। इसके बाद चीरकारी चिरस्त को दिलासा देने के लिए उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। अब जो भी सही सलामत है वो मेरे साथ घाटी इलाके की ओर चलें और हमें अपने सरदार से भी मिलना होगा। अब चाहे वो कोई चंद्र कबीला हो या शाही शेर, हम किसी से नहीं डरेंगे, चीरकारी ने हौसले के साथ कहा। चीरकारी की जोश भरी बातें सुनकर ज्यादातर चिरंजीवी कबीले वाले अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए, लेकिन उनमें से एक खुद को बहुत बदकिस्मत समझ रहा था, क्योंकि वो इस हालत में नहीं था कि वो अपने साथियों का साथ निभा पाए। उसे अलगू ने पेट में बहुत ही गहरा घाव दिया था। अभी तक उसकी हालत में पूरी तरह सुधार भी नहीं हो पाया था और जैसे ही वो अचानक जमीन से उठा तो उसके घाव फिर से खुल गए थे। चिरंतन, तुम्हारे घाव काफी गहरे हैं। तुम्हें ठीक हो जाने तक यही इंतजार करना होगा ताकि तुम्हारी परेशानी और ज्यादा ना बढ़े। चिरस्त, तुम चिरंतन का ख्याल रखने के लिए यहीं रुको। जैसे ही चीरकारी ने अपने साथी को देखा, उसने कहा। घायल पेट लिए चिरंतन के चेहरे पर मातम पसर गया। इसके अलावा चिरस्त को यहीं रुकने का कह दिया था, इसीलिए उसका चेहरा भी निराश हो गया था। हालांकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चीरकारी की बात को टाल सके, इसीलिए उसे अपना मन मारकर ही रहना पड़ा। चलो चलें, चीरकारी ने हाथ हिलाकर कहा और आगे चलने लगा। उसके बाकी साथी हवा में नहीं उड़ सकते थे, इसीलिए चीरकारी को भी अकेले हवा में उड़ना ठीक नहीं लगा, लेकिन उसने सभी की व्यवस्था पहले ही कर दी थी। थोड़ी दूर तक आगे चलो और हाईवे तक पहुंच जाओ। आते हुए मैंने एक बस किराए कर ली थी। हाईवे पर वो बस हमारा इंतजार कर रही है। हम उसी बस से गंगा घाटी के करीब तक जाएंगे ताकि हमारी ताकत बची रहे, चीरकारी ने कहा। चिरस्त और चिरंतन को पीछे छोड़कर सभी आगे निकल गए। इसके अलावा जिसे पूरी तरह से वही भुला दिया गया वो राज था। असल बात तो ये थी कि राज भी चिरंजीवी कबीले वालों के साथ इस सफर पर जाना चाहता था ताकि वो हाईवे से अपनी स्कूल का रास्ता ढूंढ सके, लेकिन चिरंजीवी कबीले का जो गुट इस बारे में आगे बढ़ा था, उनमें से सभी दूसरी या उससे ऊपर की रैंक के लोग थे, इसीलिए वो लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए आगे बढ़े थे, जिस कारण वो सभी कुछ ही सेकंड में दिखाई देना बंद हो गए थे। इसी कारण राज को हार मानकर अपने ठीक हो जाने का ही इंतजार करना पड़ा। राज ने अब अपना मन बना लिया था कि अच्छे से एनर्जी रिकवर होने के बाद ही वो आगे बढ़ेगा। राज को हाईवे जाने के रास्ते का मोटा मोटा अंदाजा अब तक हो गया था, इसीलिए उसके खो जाने की उम्मीद कम थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद राज अपनी जगह पर खड़ा हो गया और चिरंजीवी कबीले के दोनों लोगों की तरफ देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वो इन दोनों से फोन लेकर शाही जूनियर को फोन लगाते हुए अपने हालचाल बताना चाहे तो क्या ये दोनों उसे पीट पीट कर मार डालेंगे? शायद नहीं। ये लोग मुझे पीट पीट कर मार तो नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा ये लोग मुझे अधमरा कर सकते हैं। राज ने अपने मन की बात का खुद ही जवाब ढूंढ लिया।
इसीलिए उसने ऐसा करने से खुद को रोक लेना ही बेहतर समझा। मेरे साथी जादूगरों, अब आप लोग आराम करते रहिए, मुझे कुछ काम है इसीलिए मैं निकलता हूँ। राज ने चिरंजीवी कबीले वालों से अलविदा कहा और पीसीओ ढूंढने के लिए मुड़ गया। तुम्हारा साथी जादूगर आखिर है कौन? चिरस्त ने चिढ़कर कहा। चिरस्त, इतने सख्त मत बनो, राज तो यहाँ बस गलती से पहुंच गया, उसकी तो हमारे चिरंजीवी कबीले से कोई दुश्मनी भी नहीं है। चिरंतन ने चिरस्त के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा और राज की तरफ मुट्ठी बांधकर आगे बोला, साथी जादूगर, तुम आगे बढ़ो, साथ ही साथ कृपया चिरंजीवी कबीले और शाही शेर के बीच की हमारी दुश्मनी में पड़ने का मत सोचना। राज ने भी मुड़कर अपनी मुट्ठी आगे बढ़ा दी और गहरी सांस लेकर चल पड़ा। जैसे ही राज आगे बढ़ने लगा, उसे किसी की आवाज सुनाई दी। राज ने आसमान की तरफ सिर उठाकर देखा, एक लंबा सा आदमी रोशनी पर सवार होकर उसकी तरफ चला आ रहा था। इसके अलावा उसके साथ एक छोटे बालों वाली लड़की भी थी। अरे, शाही जूनियर, आखिर इसे यहाँ का पता कैसे मिला? और क्या इसके साथ सीनियर शाही हैं? अभी अभी तो चिरंजीवी कबीले के लोग कह रहे थे कि शाही शेर गंगा घाटी में कहीं है। इसी कारण पूरा चिरंजीवी कबीला वहां के लिए रवाना हो गया। तो शाही शेर यहाँ क्या कर रहे हैं? राज ने हैरान होकर मन ही मन सोचा। हवा में उड़ते हुए शाही शेर और शाही जूनियर दोनों जमीन पर उतर गए। तुम उस धुएं की गेंद से बाहर निकल आए, शाही जूनियर ने खुश होकर कहा। शायद आज मेरी किस्मत अच्छी है, आधे रास्ते में ही मुझे चिरंजीवी कबीले वाले मिल गए, जिन्होंने काले धुएं में मौजूद शैतानी जादूगर अलगू का रास्ता रोक लिया। उन्हें लगा कि शाही जूनियर को अगवा कर लिया गया है। इस बात का मैंने फायदा उठाया और तलवार तिलिस्म का इस्तेमाल करके अलगू के चंगुल से आजाद हो गया। राज ने चिरंजीवी कबीले वालों की तरफ इशारा करके कहा। इस दौरान चिरंजीवी कबीले वाले अपने दुश्मन को सामने देखकर दुश्मनी की आग में जलने लगे और शाही शेर को घूरने लगे। शाही जूनियर ने चिरंजीवी कबीले के लोगों को देखकर अपनी भौहें ऊपर कर ली और हैरान होकर उनको और गौर से देखने लगी। उसे इन लोगों से अपने पक्ष में होने जैसी वाइब्स नहीं आ रही थी। ऐसे मत देखो, मुझे लगता है कि चिरंजीवी कबीले वालों को किसी ने बेवकूफ बनाया है, राज ने कहा और चिरकाल की सुनाई पूरी कहानी उन दोनों को बता दी। इसका मतलब किसी ने मेरे जैसा भेष बनाकर उस रात को चिरंजीवी कबीले का बेशकीमती खजाना सतरंगा आजूफल चोरी कर लिया और आखिर में आसमानी तलवार का समुद्र कला भी पेश करके दिखाई। शाही शेर ने धीमी आवाज में कहा, ये भेष बनाकर क्या होता है? ये तुमने ही किया था। मेरे कबीले का सतरंगा आजूफल चुराने के बाद तुम इस बात को मानने की हिम्मत क्यों नहीं करते? शाही शेर की बात सुनकर चिरस्त ने गुस्से में कहा। चिरंतन ने चौकन्ने रहकर तुरंत ही चिरस्त का मुंह बंद कर दिया। मानने की हिम्मत नहीं है। जब से मैंने जादूगरी का अपना सफर शुरू किया, तभी से मैं कुछ भी करूं, उसको मानने की हिम्मत हमेशा मुझ में रही है। लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया है और कोई जबरदस्ती मुझ पर इल्जाम लगाता है, तो इसका जवाब फिर मेरी तलवार ही देती है, शाही शेर ने तेज आवाज में कहा। चिरस्त और चिरंतन दोनों को पता भी नहीं चला और शाही शेर की बात का जवाब देने की उनकी हिम्मत पंख लगाकर उड़ गई। इसके अलावा उस चोर ने आसमानी तलवार का समुद्र टेक्निक इस्तेमाल करके तुम्हारे कबीले के 18 लोगों को घायल भी कर दिया। आसमानी तलवार का समुद्र ऐसी टेक्निक है जिसे मैं खुद इतनी बेहतरी से काबू नहीं कर पाता हूँ। जब भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इसकी ताकत को रोक नहीं पाता। इसलिए अगर मैंने उसका इस्तेमाल किया होता तो तुम्हें लगता है कि पूरा चिरंजीवी कबीला भी जिंदा बच पाता? शाही शेर ने तुरंत कहा। चिरस्त और चिरंतन के मुंह से तो जैसे जुबान ही गायब हो चुकी थी। वो लोग कभी भी इतने ताकतवर जादूगर से नहीं मिले थे, इसीलिए इन्हें आसमानी तलवार का समुद्र जैसी ताकतवर टेक्निक के बारे में भी ज्यादा नहीं पता था। लेकिन जब से अलगू ने एक ही हमले से उनके 15 लोगों को हराया था, वो इतना तो समझ चुके थे कि ताकतवर जादूगरों की ताकत बेमिसाल होती है। अगर अलगू जैसा चौथी रैंक का जादूगर एक ही हमले से इतने लोगों को ढेर कर सकता था,
तो शाही शेर तो और भी ज्यादा ताकतवर था। ऐसे में यदि कोई टेक्निक की ताकत वो खुद काबू नहीं कर सकता था, तो ऐसे में चिरंजीवी कबीले के लोगों का बचना वाकई नामुमकिन की तरह था। शायद चिरंजीवी कबीले के बड़े लोगों ने इस बारे में सोचा भी होगा, लेकिन आम लोगों की आंखों पर तो पर्दा डल चुका था और उन्हें साफ सच दिखाई देना बंद हो गया था। हाँ, सही कहा। अब ये बताओ शाही जूनियर की तुमने मुझे कैसे ढूंढा? राज ने उत्सुक होकर पूछा। इसके लिए हमें फकीर की तलवार पर छूटी छाप को शुक्रिया कहना चाहिए। मुझे याद आया कि तुम्हारे पास फकीर की उड़ती तलवार है जिस पर छाप छुटी हुई है, तो मुझे लगा कि सील महसूस कला का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें ढूंढ सकती हूँ। मैंने ग्रुप की चैट को थोड़ा ऊपर तक पढ़ा और मुझे उसमें आत्मीय ऊर्जा कला मिल गई। इसके बाद मैंने शाही शेर की आत्मीय ऊर्जा का इस्तेमाल इस कला में करके तुम्हारा पता ढूंढ लिया। मैंने तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारी डिवाइस चलाई, इसके लिए मुझे माफ तो कर दोगे ना? शाही जूनियर ने शर्मिंदा होकर कहा। राज ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। अभी तो वो इन दोनों का जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम था। ऐसे में माफ करने जैसे कोई बात ही नहीं थी। हाँ, एक बात और, सीनियर शाही शेर अभी अभी चिरंजीवी कबीले के एक सीनियर आए थे। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी कबीले के सरदार ने शाही शेर को घाटी इलाके में देखा है, इसीलिए वो सीनियर अपने साथ कई साथियों को लेकर कबीले के सरदार से मिलने के लिए चले गए। राज ने कहा। राज की बात सुनकर चिरस्त और चिरंतन ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो कांप उठे, क्योंकि अगर शाही शेर यहाँ था तो घाटी में जो भी था वो एक झांसा था। बार बार कोई मेरा भेष बनाकर लोगों को मेरी आदत डाल रहा है। शाही शेर ने जोर से हंसकर कहा। इसके बाद शाही शेर ने सीटी बजाई और उसकी तलवार फिर से रोशनी में बदल गई। चलो आ जाओ, अब हम भी वहां जाएंगे और चंद्र कबीले को ढूंढेंगे। मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर ये खेल क्या है। शाही शेर ने अपना हाथ ऊपर करके कहा। इतने में ही राज और शाही जूनियर अपने आप उस रोशनी पर सवार हो गए। आज राज तलवार की सवारी करने में भी कामयाब हो गया था और ये कोई सपना नहीं, हकीकत था। क्या राज दोनों कबीलों के बीच की इस दुश्मनी को खत्म कर पाएगा? आखिर चंद्र कबीले में राज के लिए कौन सी साजिश इंतजार कर रही थी?